नाउ रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन को किस तरीके से रिलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया कि एक रॉड कंसीडर करी। ये जो रॉड है वो किस तरीके की रॉड है, मासलेस रॉड, मासलेस रॉड ऑफ लेंथ आर। तो आर लेंथ का हमने एक मासलेस रॉड कंसीडर कर लिया और इसको हम रोटेट करवा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक बात। और इस रॉड के एक अदर एंड जो है, इसका राइट हैंड साइड वाला जो एंड है, इस पर एक m मास का पार्टिकल लगा हुआ है, ठीक बात। और इसको हम रोटेट करवा रहे हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि इस m मास के पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, या हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करें। ध्यान दें कि अगर ये मासलेस रॉड है तो रॉड अपने शेप को चेंज नहीं करेगा, यानी रिजिड हो गया, ठीक। अब ये जो m मास का पार्टिकल है कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ गया रोटेट होता हुआ, इसका मतलब ये एक सर्कुलर पाथ फॉर्म करेगा। ये बात समझ में आई। सर्कुलर पाथ फॉर्म करेगा तो यहाँ पे आपके दो फोर्सेस लग सकते हैं, यानी दो एक्सीलरेशन यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। एक एक्सीलरेशन बनता है जो रेडियल एक्सीलरेशन रहेगा, सेकेंड एक्सीलरेशन रहेगा जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रहेगा, और इन दोनों का जो नेट बनेगा वो यहाँ का टोटल एक्सीलरेशन बनने वाला है, ठीक बात। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं कि फोर्स यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो दो फोर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। एक मिलेगा टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दूसरा मिलेगा रेडियल फोर्स ड्यू टू रेडियल एक्सीलरेशन। क्लियर। नाउ पॉइंट समझना, टॉर्क ऑन एम अबाउट पॉइंट या अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन हमें m मास पे टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए रिजल्ट ध्यान दें। टॉर्क जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आप फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से समझें, ये जो r है ये तो हो गया डिस्टेंस, ठीक। अब अगर मैं ए आर की बात करता हूं तो ए आर की डायरेक्शन में ही आपका रेडियल फोर्स भी होगा, तो रेडियल फोर्स और आर बोथ आर पैरेलल, क्या हमें टॉर्क मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेकेंड, अगर मैं इस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को कंसीडर करता हूं तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के कारण मुझे जो फोर्स मिलेगा वो टेंजेंशियल फोर्स, एंड जो सेपरेशन है वो आर। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90, तो आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, यानी जो टॉर्क हमें मिलेगा वो ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स मिलेगा। अप्लाई करें, सो टॉर्क आर मल्टीप्लाई बाय, जो टॉर्क आप कैलकुलेट कर रहे हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ टेंजेंशियल। आए बात समझ। अब एफ टेंजेंशियल को आप क्या लिख सकते हैं, एफ टेंजेंशियल लिखा जा सकता है एम ए टेंजेंशियल, और ए टेंजेंशियल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा आर से। किससे, अल्फा आर से। तो एम आर अल्फा आर क्या बना, एम आर स्क्वायर अल्फा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रोड का हमने कोई मास कंसीडर किया है, नहीं। क्यों, क्योंकि मासलेस रोड है। मासलेस रोड है जिसका लेंथ है आर, ठीक। ये जो m मास का पार्टिकल है ये कितनी डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, r डिस्टेंस पर। तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बनेगा ओ पॉइंट के अबाउट, बिल्कुल बनेगा, बिकॉज ये एक पार्टिकल है। तो यानी mr स्क्वायर इस पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आप पुट कर सकते हैं, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, ठीक बात। तो ये जो इक्वेशन आपके पास बना है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये इसको आप रिजिड बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यही रिलेशन है टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच में। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एक नई इक्वेशन है जिसको आप न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं, और कई कॉन्सेप्ट में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। पॉइंट क्या है, इन अ रिजिड बॉडी टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेज ओनली। ध्यान दें, इंटरनल फोर्सेस के कारण कभी भी रिजिड बॉडी रोटेट नहीं करती, ठीक है। अगर हमें इसको रोटेट करना है तो बाहर से इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके रोटेट होगी। तो फर्स्ट पॉइंट, इन अ रिजिड बॉडी टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली। सेकेंड पॉइंट, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कैन बी अप्लाइड टू एनी रिजिड बॉडी
रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, यानी अगर कोई बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक बात। न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करें समझें। मान लीजिए हम एक रॉड गिवन है, यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास है m, लेंथ है l, ये इस तरीके से रखी हुई है। क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ यूनिफॉर्म रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट in given position, then find angular acceleration of the rod, acceleration of right end of the rod and acceleration of center of the rod। ठीक बात। पहले हमें क्या सॉल्व करना है, पहले हमें सॉल्व करना है अल्फा, लेकिन अल्फा को सॉल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसका मोशन किस तरीके से होगा। ये रोड कुछ इस तरीके से रखी हुई है स्टेबल कंडीशन में। अब जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे क्या होगा, ये नीचे की तरफ गिरने का ट्राई करेगी, ऐसे गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी, बिल्कुल ये रोटेट कर जाएगी, यानी ये इस डायरेक्शन में रोटेट होने का ट्राई करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इसके पास मास है, और मास है तो ग्रेविटी के कारण एक फोर्स लग रहा होगा जो इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, और उस फोर्स को आप क्या नाम दोगे, mg। तो हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि रोड रोटेट करेगी, किस फोर्स के कारण रोटेट करेगी वो भी समझ में आया, mg, इसका खुद का वेट कितनी डिस्टेंस पर अप्लाई हो रहा है। ऑब्वियस बात है कि अगर रॉड आपने यूनिफॉर्म रॉड कंसीडर किया है तो जो वेट हमें कंसीडर करना है वो सेंटर ऑफ मास पे आप कंसीडर करोगे। कितनी डिस्टेंस पर है हिंज पॉइंट से, l/2 डिस्टेंस पर है। ठीक, क्या अल्फा सॉल्व किया जा सकता है। देखो फर्स्ट हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक बात। अब टॉर्क कैलकुलेट करने का आपने पहले भी तो मेथड समझा है, r क्रॉस f, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। कौन सा फोर्स इसको रोटेट करवा रहा है, mg। कितनी डिस्टेंस पर अप्लाइड है, l/2। तो टॉर्क का वैल्यू r क्रॉस f से आप mg इंटू l/2 भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू आई, आई किसका, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी जो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो अगर एक यूनिफॉर्म रोड आपको गिवन है जिसका मास है m, लेंथ है l, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा, ml²/3। तो आपने पुट किया ml²/3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा। ठीक है, m कैंसिल आउट, एक l कैंसिल आउट, वैल्यू ऑफ अल्फा 3g/12। तो एंगुलर एक्सीलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, एंगुलर एक्सीलरेशन का वैल्यू रहा 3g/12। कोई डाउट, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा किसी भी रिजिड बॉडी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं जो फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करना में आता है, टॉर्क हमें कैलकुलेट करना आता है, दोनों को आपने इक्वेट कर दिया। सेकेंड में आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ राइट एंड ऑफ द रॉड, यानी इस पॉइंट का, इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट बी। तो पॉइंट बी का एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है। ठीक, कैसे सॉल्व करें, ए बी इज इक्वल टू आर अल्फा, बेसिक रिलेशन। ठीक बात, कितना डिस्टेंस है हिंज पॉइंट से, टोटल लेंथ कितना है l, तो हिंज पॉइंट से टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा, l ही बनेगा। तो l और अल्फा कितना कैलकुलेट किया, 3g/2l। तो बी पॉइंट का एक्सेलरेशन आ गया 3g/2। और क्या सॉल्व करना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द रोड। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द रोड मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको चाहिए। अगेन रिलेशन सेम रहेगा, क्या लिख सकते हैं, ACM इज इक्वल टू आर अल्फा। कोई डाउट, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलेगा, ओरिजिन से यानी हिंज पॉइंट से l/2 डिस्टेंस पर। कितना लिखें, l/2 मल्टीप्लाई बाय 3g/12। तो ACM का वैल्यू आ गया 3g/4। पैटर्न समझना न्यूमेरिकल का, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा में अप्लाई कर सकते हैं, रिजिड बॉडी है। ठीक, जिस भी कंडीशन में दिया गया वहां से सबसे पहले आप ये सोचें कि कौन सा फोर्स इसको रोटेट करवा रहा है।
यानी कौन सा फोर्स इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा फोर्स इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें समझ में आया कि अगर m मास का रोड है तो ऑब्वियस बात है कि mg इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा। अब mg कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास पे सबसे पहले आपने mg लगा दिया, हिंज पॉइंट से उसका डिस्टेंस देखा L/2 मिला, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। रिजिड बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है, तो कौन सा फोर्स इसको रोटेट करवा रहा है, mg, कितनी डिस्टेंस पर है, L/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा। अल्फा सोल्व किया, एक्सेलरेशन का रिलेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, बेसिक रिलेशन है, सर्कुलर मोशन में भी आपने पढ़ा है और इस यूनिट के स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा अप्लाई किया, सॉल्व कर दिया। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक पुली गिवन है जिसका मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और स्ट्रिंग के साथ एक कैपिटल एम, दोनों का मास सेम है, इस बात का ध्यान रखना कि ये कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये भी स्टेबल कंडीशन में। ठीक बात। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे क्या होगा। हमने पुली देखी है कहीं, हाँ, गाँव में जो कुएं होते हैं, कुएं के ऊपर पुली लगी होती है जहाँ से बाल्टी डालते हैं पानी में, ये रस्सी लगी होती है और फिर इसको खींच लिया जाता है। तो पुली एक तरीके से डिस्क होती है, पुली को हम क्या कंसीडर करते हैं, डिस्क कंसीडर करते हैं। ठीक बात। तो अब ये वेट है यहाँ पर, ठीक, तो वेट अगर है तो उसकी डायरेक्शन किधर मिलेगी, ये हमें डाउनवर्ड ही मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि अगर वेट है तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगा और टेंशन हमने टी से कंसीडर कर लिया। ठीक बात। क्या ये पुली जैसे आप इसको रिलीज करोगे, क्या ये पुली घूमना स्टार्ट होगी, कौन सी डायरेक्शन में घूमेगी, ये डायरेक्शन रहेगी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगी, क्लॉकवाइज, तभी ये ब्लॉक नीचे जा सकता है। यानी जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ड्यू टू वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये बात समझ में आई। ठीक बात। क्या क्या इक्वेशंस आप बना सकते हैं, क्या क्या इक्वेशन हम बना सकते हैं, ध्यान से समझना। एनएलएम में आपने देखा है पुली वाले क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ब्लॉक वाले क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, डायरेक्शन मोमेंट मोशन का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस बात है कि रिजल्टिंग फोर्स इज इक्वल टू एम में होना चाहिए। कौन सा फोर्स लेके जा रहा है, एम जी, ये डोमिनेटिंग होगा तभी डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन आप लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम कैपिटल एम लिखें बिकॉज मास हमने कैपिटल एम कंसिडर किया है। तो फर्स्ट इक्वेशन आप बना सकते हैं एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें किसी को डाउट? देखो मोशन डाउनवर्ड है तो ऑब्वियस बात है कि कैपिटल एम जी का वैल्यू टी से ग्रेटर होना चाहिए, तभी मोशन आपका रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में बनेगा। तो कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या, सेकेंड इक्वेशन आप टॉर्क का इक्वेशन लगा सकते हैं बिकॉज यहाँ पर ये पुली है, पुली आपका रिजिड बॉडी है, इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पुली रोटेट करेगा। ठीक, कौन सा फोर्स इसको रोटेट करवा रहा है, ये टेंशन, और टेंशन से और एक्सिस ऑफ पॉइंट के, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर है। सेकेंड इक्वेशन आप क्या बना सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये बात समझे। टॉर्क को क्या लिखें, टी इंटू आर, टी इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, कौन सा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, पुली, तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या लिखा जाए, एम आर स्क्वायर बाई 2। और अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। यहाँ से आपने अल्फा को पुट कर दिया ए बाई आर। क्या हमें अल्फा कैलकुलेट करना था, नहीं करना था, इसलिए आपने अल्फा को ए बाई आर एक्सेलरेशन की टर्म में चेंज कर दिया। आर 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 कैंसिल आउट, इन वैल्यू ऑफ ए या वैल्यू ऑफ टी कितना मिला, आर कैंसिल आउट, वैल्यू ऑफ टी इज एम ए बाई 2। ये हमें टेंशन कैलकुलेट हुआ।
ठीक है, लेकिन ये भी अननोन की टर्म में है बिकॉज एक्सेलरेशन भी अननोन है. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. क्या इस टेंशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं? देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 कैपिटल mg माइनस ma/2 is equal to ma. So mg is equal to 3ma/2. m cancel out and value of acceleration is 2g/3. इक्वेशन 3. तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 2g/3. एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक, ये ऐसा पूछा जाए कि स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना ही है 2g/3. ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इतना ही है. ठीक बात. टेंशन कितना? तो इक्वेशन 2 से आप टेंशन देख सकते हैं. फ्रॉम 2 T इज इक्वल टू कैपिटल m/2 और a के प्लेस पर 2g/3. तो टेंशन आ गया कैपिटल mg/3. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. तो दोनों आंसर्स आपको मिल गए. पहली इक्वेशन आपने बनाई है जो काइनेमेटिक एनएलएम में आपने समझा उसके अकॉर्डिंग, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma. सेकेंड इक्वेशन आपने रोटेशन से बनाई है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. दोनों इक्वेशंस को रिलेट कर दिया, सॉल्व किया, हमें आंसर मिल गया. नेक्स्ट देखें, एक रोड हमें गिवन है जो हिंज पॉइंट से पे कनेक्टेड है और हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर है. ठीक, और इनिशियली ये रेस्ट कंडीशन में है. इफ रोड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट देन फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. क्वेश्चन समझे. इफ रोड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यानी जिस कंडीशन में दिया है उसी कंडीशन से अगर रोड को रिलीज किया गया तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा कितना रहेगा और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ए का वैल्यू कितना रहेगा. मुझे बताएं कौन घुमाएगा. mg क्यों दिया गया? mg इसलिए दिया गया ताकि आपको पता लगे कि इस रोड का मास m है जो इसके सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई हो रहा है. सेंटर ऑफ मास का यूनिफॉर्म रोड के लिए डिस्टेंस कितना रहेगा? किसी भी एक एंड से l/2 डिस्टेंस रहेगा और वो पॉइंट आपका हिंज पॉइंट है. ठीक, क्या अप्लाई किया जाए? अप्लाई हम कर सकते हैं बेसिक इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. चले बताएं टॉर्क कितना, कौन प्रोवाइड कर रहा है? mg, क्योंकि वेट के कारण ही तो डाउनवर्ड मोशन करेगा. ये रोड को जिस तरीके से रखी हुई है, अब इसका mg है, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये नीचे की तरफ आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि इसके पास वेट है, तो वेट के कारण नीचे आ रहा है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई अल्फा. कितना फोर्स? mg. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? हिंज पॉइंट से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हिंज पॉइंट से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा? l/2 cos 37. कितना मिलेगा? l/2 cos 37. कोई डाउट? पुट करें वैल्यू. सो mg l/2 cos 37 is equal to I. Moment of inertia. Moment of inertia of rod passing about an axis passing through one of its end. आंसर बोलो. ml²/3. कोई ml²/3 sin स्क्वायर 37 मत करना. क्यों मत करना? क्योंकि एंगल वाला फॉर्मूला तब आता है जब आप इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं. अभी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहीं पर है. कैसे पता चलता है? क्योंकि जिस जगह पर हिंज किया है वहीं से तो रोटेट करेगा. जिस जगह पर हिंज किया है वहीं से तो रोटेट करेगा. ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा. ठीक है ना, इसलिए जो फॉर्मूला लगेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ml²/3 ही अप्लाई होगा और अल्फा हमें कैलकुलेट करना है. ठीक बात. सॉल्व करें. m कैंसिल आउट, एक l कैंसिल आउट, वैल्यू g/2 एंड cos 37 इज 4/5 इज इक्वल टू l/3 अल्फा. ठीक, सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 12/2 6g/5l. यह एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें मिल गया. सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस तो हिंज पॉइंट से l/2 ही रहेगा.
ठीक बात। और जो सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा वो मोशन कुछ इस तरीके से होगा। ये बात समझ में आई? ये होगा सेंटर ऑफ मास का मोशन। क्लियर? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस L/2, अल्फा आपने कैलकुलेट किया है। सेकेंड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस से, जो कैलकुलेट किया जा सकता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस से। तो अल्फा आपने कैलकुलेट किया है 6g/5l, और हिंज पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है? वो आ रहा है L/2। मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय L/2। ठीक, ACM कितना रहा? 3g/5, ये हमें मिला ACM। क्लियर? कोई डाउट? यानी सभी क्वेश्चंस हमारे सेम फॉर्मेट के ही बन रहे हैं। ठीक है, नोट करें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमें एक यूनिफॉर्म रॉड गिवन है, जो हिंज पॉइंट टॉप पॉइंट है, L/3 सेपरेशन पे, L/3 डिस्टेंस नीचे एक आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं mg/3। ठीक बात। यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m, लेंथ l है। नाउ कैलकुलेट अल्फा एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ रोड इज इनिशियली इन गिवन कंडीशन। यानी ये जो रॉड है वो इस तरीके से हैंग्ड है, ये इसका इनिशियल कंडीशन है। जब आप फोर्स mg/3 अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद हमें अल्फा एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। ठीक बात, समझ में आई? ठीक बात। अब यहां पे देखें कि कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाइड हैं। देखो, अगर हमें एक यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है जिसका मास m और लेंथ l है, तो सेंटर ऑफ मास हमें कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा? सेंटर ऑफ मास रहेगा L/2 डिस्टेंस पर। इसमें कोई डाउट? ठीक बात। सेकंड, ग्रेविटी का जो इफेक्ट आएगा mg, वो आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कैपिटल M G। ये जो इफेक्ट रहेगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इफेक्ट रहेगा। तो टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा फोर्स टॉर्क प्रोवाइड करेगा, इस बात का ध्यान रखें। हिंज पॉइंट आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फोर्स आपने इधर से अप्लाई किया तो रॉड इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करेगा। ठीक, तो F जो फोर्स है ये तो इसको टर्निंग प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो सेकेंड फोर्स है mg, उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल में आ गया। ठीक है, यानी सेम एक्सिस पर आ गया, यानी mg के कारण हमें कोई भी टॉर्क नहीं मिलेगा। ये बात समझे? तो इसका मतलब यहाँ जो रोड आपको गिवन है उसका रोटेशन कुछ इस तरीके से होगा, यानी इस डायरेक्शन में रोटेट होने का ट्राई करेगा। क्लियर? कौन सी इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टॉर्क कौन सा फोर्स टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है? दिस वन, F। क्या लिखें? F मल्टीप्लाई बाई L/3। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? L/3, फोर्स आपने अप्लाई किया mg/3, तो F मल्टीप्लाई बाई L/3 is equal to moment of inertia of uniform rod about an axis passing through its one of the end. Answer ml square by 3. So ml square by 3 multiply by alpha. और फोर्स की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? mg/3. तो mg/3 मल्टीप्लाई L/3 इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाई बाई अल्फा। m कैंसिल आउट, एक 3 कैंसिल आउट, l कैंसिल आउट, क्या रिमेनिंग रहा? g/3 और यहाँ से l। सो अल्फा इज इक्वल टू g/3l। ये बात समझ में आई? m आपने कैंसिल आउट कर दिया, एक 3 कैंसिल आउट हो गया और एक l कैंसिल आउट हो गया, तो इधर आपके पास टर्म रहा g/3, इधर टर्म रहा l, तो g/3l आपको अल्फा मिल गया। सेकंड आपसे क्या पूछा गया? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग r अल्फा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कैलकुलेट करना है तो हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस देखें कितना? L/2। तो r के प्लेस पर तो L/2 और अल्फा आपने कैलकुलेट किया वैल्यू g/3l। L और L कैंसिल आउट एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट हुआ g/6।
ठीक, पॉइंट समझ में आया? तो प्रोसेस आपको यूज करना है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा और एक्सेलरेशन का वैल्यू आर इंटू अल्फा से कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर इफ इट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। और सॉलिड सिलेंडर का मास आपको दिया है m एंड रेडियस आपको गिवन है r, दो स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है रूफ से। अब ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि इसके ऊपर आपने स्ट्रिंग को लपेटा हुआ है और स्ट्रिंग को आपने ऊपर दोनों पॉइंट्स पे जोड़ दिया। ये इनिशियल रेस्ट कंडीशन पर है। अब जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे इस तरीके से घूमता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, ठीक बात। और ये अगर ये घूमता हुआ नीचे की तरफ जाएगा तो अभी आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आया बात? ये इस तरीके से बंधा हुआ है तो ये नीचे की तरफ खुलेगा। क्लियर? तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप इसका साइड व्यू देखें, पहली बात अगर हम स्ट्रिंग्स पे बात करें तो स्ट्रिंग यहाँ पे दो कनेक्टेड है, तो यहाँ भी टेंशन आएगा T क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, यहाँ भी टेंशन आएगा T और mg का इफेक्ट रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है? अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो डायग्राम दिया गया है इसका हम साइड व्यू कंसीडर कर रहे हैं कि इसका साइड व्यू आपको किस तरीके से दिखेगा। ध्यान दें, तो ये तो है आपका जहाँ से स्ट्रिंग कनेक्टेड है। साइड व्यू अगर आप देखोगे तो आपको एक ही स्ट्रिंग दिखेगी, ये स्ट्रिंग को जिस तरीके से, और ये स्ट्रिंग इस सिलेंडर के ऊपर लपेटी हुई, ये हमें साइड व्यू दिखेगा। तो टोटल टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी आएगी? वो आएगी 2T। mg इफेक्ट किधर रहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दो फोर्स है जो आपको यहाँ पे भी विजिबल हो रहे हैं। अब एक पॉइंट ये बताएं कि अगर इसको इसी कंडीशन से, सिलेंडर को इसी गिवन कंडीशन से अगर रिलीज कर दिया जाए तो क्या होगा? एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में आएगा? मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? ड्यू टू ग्रेविटी mg फोर्स लग रहा है, वेट है, इसके कारण मोशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मोशन होगा तो यहाँ पे जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन आप एनएलएम के अकॉर्डिंग क्या बना सकते हैं? mg माइनस 2t इज इक्वल टू ma। सिंपल इक्वेशन। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? mg माइनस 2t इज इक्वल टू ma। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, क्या ये सिलेंडर अपने एक्सिस यानी सेंटर के अबाउट रोटेट करता हुआ भी जाएगा? बिल्कुल रोटेट करता हुआ जाएगा। तो अगर कोई भी रिजिड बॉडी अपनी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो आप इक्वेशन और कौन सी अप्लाई कर सकते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो सेकेंड इक्वेशन आप यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स? दो फोर्स है यहाँ पे, ध्यान से देखना। एक फोर्स तो है mg जो इसी पॉइंट पर एप्लीकेबल है, यानी mg के कारण तो हमें कोई भी टॉर्क नहीं मिलेगा। सेकेंड फोर्स आ रहा है ये 2t जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ये कितना रहेगा? रेडियस के इक्वल यानी r के इक्वल। ये बात समझ में आई? तो r के इक्वल यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। तो टेंशन मल्टीप्लाई बाई r, सो 2t मल्टीप्लाई बाई r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, डिस्क के आंसर के इक्वल कितना रहेगा? mr स्क्वायर बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अल्फा को क्या लिखा जा सकता है? a बाई r। हम पुट कर सकते हैं। आई बात समझ? r कैंसिल आउट, एक r इधर कैंसिल आउट, एक r इधर कैंसिल आउट। क्लियर? तो यहां से हम t का वैल्यू लिख सकते हैं। देखो r हो जाएगा कैंसिल आउट एंड वैल्यू ऑफ t इज ma बाय 4। तो यहां से आपको टेंशन का वैल्यू मिला। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट हमें करना है एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 और यहां से आपने कैलकुलेट किया इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आपको टेंशन का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब इक्वेशन 3 से टेंशन का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या हमें एक्सेलरेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 क्या लिख सकते हैं? mg माइनस ma बाई 4 इज इक्वल टू ma। लेकिन टेंशन यहाँ पे डबल है तो वैल्यू आएगा 2ma बाई 4, यानी वैल्यू रहेगा ma बाई 2। ma बाई 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो mg इज इक्वल टू 3 बाई 2 ma
एम कैंसिल आउट एंड एक्सीलरेशन का वैल्यू आपको मिला, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2g/3। तो सिलेंडर का एक्सीलरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया। देखो लॉजिक आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि कौन कौन से दो फोर्स एप्लीकेबल है, कौन सा फोर्स रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी किस फोर्स के कारण आपको टॉर्क मिल रहा है। अप्लाई करोगे आंसर हमें मिलेगा। इक्वेशन आप सिंपल इक्वेशन से लगा रहे हैं, एक ट्रांसलेटरी इक्वेशन, एक रोटेटरी इक्वेशन। ट्रांसलेटरी इक्वेशन आपने एनएलएम में अप्लाई करना सीखा है, रोटेटरी इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से आप अप्लाई कर रहे हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक वॉल है, वॉल पे एक पुली कनेक्टेड है, पुली पर आपने एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया और स्ट्रिंग पर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है 1/4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड रेडियस हमें गिवन है 1/2 मीटर। ठीक है, पुली इज इनिशियली एट रेस्ट, पुली इज इनिशियली एट रेस्ट। अब क्वेश्चन करें कि इफ पुली इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, यानी जो पुली है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होने के लिए फ्री है, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगल रोटेटेड बाय पुली इन 10 सेकेंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब कितना फोर्स आपने अप्लाई किया है? फोर्स आपने अप्लाई किया है 2.5 न्यूटन, यानी पुली अभी रेस्ट कंडीशन में है। आपसे पूछा गया कि अगर हम पुली पे स्ट्रिंग से 2.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें 10 सेकेंड के लिए, तो 10 सेकेंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगल रोटेटेड बाय द पुली कितना होगा? क्लियर? नाउ अब इक्वेशन क्या बनेगा? फर्स्ट इक्वेशन देखो, अगर आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियस बात है कि हमें अल्फा की रिक्वायरमेंट है। अल्फा हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से। ठीक, बेसिक रिलेशन वही है, बिकॉज ये जो पुली है ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये जो फोर्स है इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? वो रेडियस के इक्वल है। तो यहां पर आप फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कितनी डिस्टेंस पर? एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पर है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? आर रहेगा। ठीक, और ये रोटेट करेगी कुछ इस तरीके से। ये बात समझ में आई? यानी पुली का रोटेशन हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। सो एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा। पुली किस तरीके का ऑब्जेक्ट है? डिस्क हमें कंसीडर करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा mr²/2 और अल्फा आप यहाँ पे कैलकुलेट करें। ठीक है, अल्फा का वैल्यू देखो आर, ये आई, चाहे तो आपने वैल्यू लिखा लेकिन आपको वैल्यू पहले से गिवन है, आप इस इक्वेशन को स्किप भी कर सकते हैं, यानी mr²/अल्फा के प्लेस पर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं? आई अल्फा लिख सकते हैं। ऐसा करने से हमें किसका वैल्यू मिलेगा? अल्फा का। फोर्स कितना है? फोर्स है आपका 2.5 न्यूटन। रेडियस कितना गिवन है? रेडियस गिवन है 1/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है? 1/4 और अल्फा हम कैलकुलेट करें। ठीक बात, ध्यान से समझना। क्या 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं? 2.5 को 5/2 पुट किया जा सकता है। तो जैसे ही अगर आप इस 2.5 को 5/2 पुट करेंगे, सो 5/2 इंटू 2 इज इक्वल टू अल्फा/4। 4 and 4 कैंसिल आउट, रिजल्ट आपको मिला अल्फा। अल्फा इज 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट कर लिया अल्फा। सेकेंड अब क्या सोल्व करना है? एंगुलर वेलोसिटी कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में। तो रिलेशन क्या बनेगा? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, मोशन का इक्वेशन ऑफ मोशन से आप यूज करें। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्या हमें पुली इनिशियली रेस्ट पर दी गई है? बिल्कुल। तो ओमेगा नॉट कितना बनेगा? ओमेगा नॉट रहेगा 0, क्योंकि इनिशियली पुली हमें किस में दिया है? रेस्ट कंडीशन में दिया है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा, अल्फा मीन्स 5 और टाइम 10, तो ओमेगा का वैल्यू 50 रेडियन पर सेकेंड्स। कोई डाउट? ओमेगा भी आपको मिला। नेक्स्ट हमें क्या सॉल्व करना है? नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है कि एंगल कितना रोटेट किया। तो एंगल रोटेशन थर्ड इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 थीटा अल्फा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप इजीली यूज कर सकते हैं। अल्फा आपने टॉर्क की इक्वेशन से सॉल्व कर लिया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई बस समझ। अब ओमेगा 50
यानी 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू अल्फा का वैल्यू 5 एंड थीटा, तो 10 आया। सो 2500 इज इक्वल टू 10 थीटा, सो वैल्यू ऑफ थीटा इज 250 एंड यूनिट रेडियन। यानी सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि आपको अल्फा कैलकुलेट करना आना चाहिए, और अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फोर्स के कारण अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर आप अल्फा सॉल्व कर सकते हैं, ओमेगा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बात, नोट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें गिवन एक रॉड, मासलेस रॉड गिवन है जिसका लेंथ है L, ये इस पॉइंट पे हिंज्ड है ऊपर, दोनों एंड पर कैपिटल M मास आपने हैंग किया है, दोनों मासेस आपके आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं, लेकिन लेंथ में यहाँ पे डिफरेंस है, इधर L/3 इधर 2L/3। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर रिलीज फ्रॉम द गिवन कंडीशन, यानी हमें इस रॉड का एंगुलर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताएं कि क्या आपको वो एग्जांपल याद है, मोटा बच्चा छोटा बच्चा, जो आपने शीशों पे देखा था, याद है? ठीक है, तो ध्यान दें कि जिस साइड टॉर्क ज्यादा होगा रॉड उसी साइड में घूमने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का टॉर्क देखता हूं तो वैल्यू मिलेगा मुझे mg मल्टीप्लाई बाय L/3, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पर लगने वाला फोर्स है mg एंड डिस्टेंस है L/3, तो mg इंटू L/3 टॉर्क रहेगा। राइट साइड पे या राइट हैंड पे टॉर्क रहेगा mg मल्टीप्लाई बाय 2L/3, कौन सा वैल्यू ज्यादा है? राइट साइड वाला टॉर्क ज्यादा रहेगा, mg इंटू 2L/3। यानी बाई ऑब्जर्वेशन आप क्लियरली ये बोल सकते हैं कि जो रॉड है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे। इनिशियली तो रेस्ट कंडीशन में आपने इसको पकड़ रखा है, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो राइट साइड में वाले फोर्स का टॉर्क ज्यादा लगेगा और जो रॉड आपको गिवन है उसका रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक बात। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर रिलीज फ्रॉम द गिवन कंडीशन। क्या लगाएं? हम क्वेश्चन अप्लाई करें, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, अब टॉर्क तो यहाँ पे नेट टॉर्क आना चाहिए बिकॉज दो फोर्स है। अगर एक से ज्यादा फोर्स होते हैं तो सभी फोर्सेस के टॉर्क का वेक्टर सब आपको परफॉर्म करना होता है। अगर मैं इस टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क आपको मिलेगा mg इंटू L/3 इन प्लस के। सेकेंड राइट साइड वाले टॉर्क की अगर बात करूं तो वैल्यू मिलेगा mg इंटू 2L/3 इन माइनस के। कौन सा टॉर्क ग्रेटर है? राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड के टॉर्क को आप यूज करें डोमिनेटिंग वैल्यू, यानी mg इंटू 2L/3 माइनस mg इंटू L/3, ये तो आ गया टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। रोड आपको कैसा गिवन है? मासलेस गिवन है, यानी इस रोड का तो कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, लेकिन इस पॉइंट हिंज पॉइंट से m की डिस्टेंस कितनी है? L/3। इधर कितनी है? 2L/3। तो इसको आप पार्टिकल कंसीडर करोगे और वैल्यू मिलेगा mr स्क्वायर से, यानी m इंटू L/3 होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2L/3 होल स्क्वायर। ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, m इंटू L/3 होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2L/3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अल्फा। क्लियर? सॉल्व करें इक्वेशन। बस यही लॉजिक आपको अप्लाई करना है। हमें देखना है कि कौन सा फोर्स रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो यहाँ वैल्यू बनेगा आपका mg L/3 इज इक्वल टू ml स्क्वायर, ये कॉमन, और 1/9 प्लस 4/9 अल्फा। ml स्क्वायर कॉमन, 1/9 प्लस 4/9, सम करेंगे वैल्यू मिलेगा 5/9। mg L/3 इज इक्वल टू ml स्क्वायर 5/9 अल्फा। तो अल्फा हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो गई? m कैंसिल आउट हो गया, एक l कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा है g/3, तो 3b 9 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू रहेगा यहाँ पे 3। सो अल्फा इज इक्वल टू 3g/5l। अल्फा का वैल्यू रहेगा 3g/5l। कैलकुलेट किया, आंसर हमें मिल गया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर?
तो हम डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्मेट ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक सभी में सेम लग रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। नेक्स्ट देखिए, इफ गिवन रॉड इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। एक हमें यूनिफॉर्म रॉड गिवन है जिसका मास है m, लेंथ है l, दो स्ट्रिंग्स आपने यहाँ पे कनेक्ट किया। फर्स्ट स्ट्रिंग तो आपने बिल्कुल हिंज पॉइंट A पर कनेक्ट कर दिया, ऐसा मामले कहाँ पे कनेक्ट किया, A पे कनेक्ट किया, और सेकंड जो आपने कनेक्ट किया है उसको हम पॉइंट B कंसीडर कर लेते हैं। ठीक बात, क्या दिया गया है, रोड इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये रेस्ट कंडीशन में है। देखो यहाँ पे फोर्सेस भी अप्लाई हो रहे हैं और फोर्स के कारण टॉर्क भी आ सकता है, दोनों चीजें। ठीक बात, लेकिन अगर आपको बोला गया है इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहाँ पे फोर्स, नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो। इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। पहले ये बताएं कि फोर्सेस कौन कौन से यहाँ पे लग रहे होंगे। अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा जिसको आप T1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा जिसको आप T2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो रॉड आपको गिवन है इसका मास है m, और मास अगर m है तो बिल्कुल अगर हम सेंटर ऑफ मास को डील करें तो सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप mg से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम ये बोलते हैं कि सिस्टम आपका ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, सेकंड होता है रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में अगर सिस्टम है तो नेट फोर्सेस जीरो होने चाहिए। अब नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट? सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन बननी चाहिए रोटेटरी इक्विलिब्रियम के लिए। रोटेटरी इक्विलिब्रियम, रोटेटरी इक्विलिब्रियम ये रिप्रेजेंट करता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप टॉर्क का इक्वेशन अप्लाई कर दें, वो वैल्यू आना चाहिए जीरो। क्लियर? अब टॉर्क अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो सभी फोर्सेस के टॉर्क का हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। ध्यान दें, ये डिस्टेंस हमें कितना दिया है, l/4, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, l/4 ही बचेगा। क्यों बचेगा, बिकॉज टोटल लेंथ ऑफ द रोड आपको कितना गिवन है, l, जिसमें से सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस रहता है l/2। तो यहाँ भी टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इधर भी l/2 होगा, जिसमें से l/4 यहाँ पे यूज आ गया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास रहा T2 के लिए l/4। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, तो अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम टॉर्क का इक्वेशन लिख रहे हैं, ध्यान से समझना। आर क्रॉस एफ होता है, देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट T1 के लिए आर तो बनेगा l/2, T1 ऊपर की तरफ, तो आर क्रॉस एफ कौन सी डायरेक्शन, इनवर्ट। इनवर्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, माइनस के। क्या लिखें, T1 इंटू l/2 इन विच डायरेक्शन, माइनस के में, प्लस mg, तो mg तो सेंटर ऑफ मास पर ही एप्लीकेबल है, तो इसका टॉर्क हमें कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो mg का जो टॉर्क है उसका वैल्यू जीरो, तो mg इंटू जीरो प्लस T2 कितनी डिस्टेंस पर, l/4 पर, डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो देखो R क्रॉस F, फोर्स की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, थंब डायरेक्शन देगा टॉर्क का, टॉर्क आया डॉट में, डॉट मतलब प्लस के। क्या लिखें, T2 इंटू l/4 प्लस के कैप, और ये आना कितना चाहिए, ये आना चाहिए जीरो। कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इक्वेशन बनी, क्या लिख सकते हैं, देखो इधर l/4, इधर l/4, इधर l/2। तो अगर आप यहां से l/4 कॉमन ले लें तो यहां पर एक 2 का फैक्टर बच जाएगा, बिकॉज आप इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ l/4। तो इक्वेशन आपके पास रहा 2T1 माइनस में प्लस T2 इज इक्वल टू जीरो। समझे? तो इक्वेशन क्या रही, 2T1 इज इक्वल टू T2। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके क्या हम T1 T2 का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड इक्वेशन आपने अभी कैलकुलेट किया, वैल्यू 2T1 इज इक्वल टू T2।
2t1 इज इक्वल टू t2, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके आप t1 t2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या किया, t2 के प्लेस पर 2t1 पुट कर दिया, t2 के प्लेस पर 2t1 पुट कर दिया, तो t1 प्लस 2t1 इज इक्वल टू mg। सो वैल्यू ऑफ t1 इज इक्वल टू mg/3। t1 मिला, ठीक। अब t1 आ गया तो t2 की वैल्यू सॉल्व की जा सकती है। सो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू mg। सो वैल्यू ऑफ t2 इज इक्वल टू mg माइनस mg/3। सो 2mg/3 इज इक्वल टू t2। या ऐसे भी आप देख सकते हैं कि t1 के प्लेस पर mg/3 यहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो t2 का वैल्यू मिलेगा 2mg/3। तो आपको अगर रॉड इक्विलिब्रियम में गिवन है तो आप ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम एंड रोटेटरी इक्विलिब्रियम दोनों को यूज करके दो इक्वेशन बना सकते हैं और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके t1 एंड t2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगेन आपको एक रॉड गिवन है, रॉड का मास आपको दिया गया है 20 किलोग्राम, लेंथ हमें गिवन है L और L/4 पर एक 40 किलोग्राम का मास और आपने हैंग किया हुआ है। अगेन आपको बोला गया है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। ठीक बात। तो कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, सबसे पहले उनकी बात करें। फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंशन T1, सेकेंड स्ट्रिंग में टेंशन, इसको आपने T2 से रिप्रेजेंट किया, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पर ही मिलेगा, कितनी डिस्टेंस पर मिलेगा, L/2 डिस्टेंस पर मिलेगा। कितनी डिस्टेंस पर रहेगा, L/2 डिस्टेंस पर रहेगा। क्लियर? कितना वेट लिखें, देखो मास कितना दिया है 20, तो mg इफेक्ट यहाँ पर आना चाहिए, यानी वैल्यू रहेगा 20g, जिसको आप 200 न्यूटन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई डाउट? और यहाँ पर आपने एक 40 kg का मास और हैंग किया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फोर्स रहेगा 400 न्यूटन। और इसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना रहेगा, अगर पॉइंट ए से डिस्टेंस L/4 गिवन है तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस भी कितना रहेगा, L/4 ही रहेगा। ठीक बात। तो जितने भी फोर्सेज हैं सब आपने यहाँ पर फॉर्म कर दिए। सिस्टम किस में दिया है, सिस्टम हमें दिया है अगेन इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो आना चाहिए। तो फर्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए, सो फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब अपर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस T1 प्लस T2 और माइनस y में लगने वाले फोर्सेस 400 प्लस 200, तो वैल्यू आपको मिलेगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 400 प्लस 200। सो वैल्यू आ गई T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 600 न्यूटन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, रोटेटरी इक्विलिब्रियम होना चाहिए बिकॉज सिस्टम इक्विलिब्रियम में गिवन है। तो सेकेंड रोटेटरी इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो। कौन कौन से फोर्सेस हैं, चार फोर्स हैं, T1 T2 400 न्यूटन 200 न्यूटन। सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें, अगर मैं T1 को कंसीडर करता हूं तो डिस्टेंस बनेगा सेंटर ऑफ मास से L/2, T1 ऊपर की ओर, कौन सी डायरेक्शन में, माइनस के में। अब मैं डायरेक्शन साथ में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं प्लस माइनस मेंशन करें या फिर डायरेक्शन ये मेंशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो वैल्यू रहेगा T1 इंटू L/2 इन विच डायरेक्शन, इन डायरेक्शन माइनस के। सेकेंड फोर्स आपके पास है 400 न्यूटन, तो R तो रहेगा L/4, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 400 न्यूटन एंड डायरेक्शन डॉट में क्या मिलेगा, 400 मल्टीप्लाई बाई L/4 इन डॉट प्लस 400 मल्टीप्लाई बाई L/4 इन डॉट, डॉट मीन्स प्लस के में। फिर सेंटर ऑफ मास पे 200 न्यूटन एप्लीकेबल है, ठीक है। 200 न्यूटन के कारण कोई भी टॉर्क यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो वैल्यू रहेगा 200 मल्टीप्लाई बाई 0। एंड फोर्थ आ रहा है T2। T2 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना है, L/2, और टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा, R क्रॉस F से। देखो R क्रॉस F के में, तो प्लस के
कितनी डिस्टेंस पर, L/2 डिस्टेंस पर, प्लस K। रिजल्ट कितना आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए 0। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, ध्यान दें K ये दोनों प्लस होगा, ये माइनस होगा, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड में चला जाना चाहिए। क्या लिखा जाए, माइनस T1 L/2 प्लस 400 इंटू L/4 प्लस T2 इंटू L/2 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन है, एक बार चेक करें। T1 इंटू L/2 नेगेटिव में, T1 इंटू L/2 नेगेटिव में, 400 इंटू L/4 पॉजिटिव में, और T2 इंटू L/2 ये भी पॉजिटिव में। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में से आप L को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, L हट जाएगा। सो T1/2 इज इक्वल टू L 100 ही रहेगा क्योंकि L आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस T2/2। ये इक्वेशन क्या लिखा जा सकता है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 200। ये बनी आपकी सेकंड इक्वेशन। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 600 न्यूटन। सेकंड इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 600 न्यूटन, ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्या इन दोनों इक्वेशन को यूज करके T1 T2 का वैल्यू निकाला जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? फर्स्ट हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 परफॉर्म किया जाए तो T2 हो जाएगा कैंसिल आउट और वैल्यू बचेगा 2T1 इज इक्वल टू 800। और 2T1 अगर 800 है तो T1 का वैल्यू कितना मिलेगा, 400 न्यूटन। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। सेकेंड, अगर T1 का वैल्यू आ गया तो क्या T2 सोल्व किया जा सकता है? बिल्कुल, कोई सी भी इक्वेशन यूज कर लो। तो फॉर्म इक्वेशन 1 T1 यानी 400 प्लस T2 इज इक्वल टू 600। सो वैल्यू ऑफ T2 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो T1 एंड T2 दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। कोई डाउट? तो अभी भी सिस्टम आपको इक्विलिब्रियम में गिवन है, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, रोटेटरी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, रोटेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 आना चाहिए। दोनों के अबाउट आपने इक्वेशन बनाया, अननोन्स को कैलकुलेट कर लिया, सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, टू पर्सन सपोर्ट्स a uniform rod of mass m and length L. If person B suddenly withdraws, then find force exerted by the rod on man A just after the withdrawal. क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दो पर्सन है जिन्होंने एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m और लेंथ L है, इसको अपने सर के ऊपर रखा हुआ है और ये स्टेबल कंडीशन में इक्विलिब्रियम में। क्या कहा यह गया कि अगर ये जो पर्सन B है ये एकदम यहाँ से भाग जाए तो रोड पर्सन ए पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। कंडीशन क्या बनेगी पहले आप उसको समझें। मान लो जैसे ही वो भागा तो भागते ही तो इनिशियल कंडीशन में तो रोड इसी तरीके से रहेगा, पर्सन यहाँ पर ए इसी तरीके से खड़ा भी रहेगा, ठीक है, और बी पर्सन यहाँ से भाग गया। तो जैसे ही वो भागेगा कंडीशन यही रहेगी। अब ये बताएं कि कौन कौन से फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं जो इसको रोटेशन प्रोवाइड करेंगे या मोशन किस तरीके का होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करें। पहली बात ये है कि अगर मैं इस रोड को ऐसे पकड़ के रखूँ तो ये स्टेबल कंडीशन में नहीं रहेगी, नीचे की तरफ गिरेगी। अगर ये नीचे की तरफ गिरेगी तो इसको कोई ना कोई फोर्स गिरा रहा होगा। कौन सा फोर्स गिराएगा? सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला फोर्स कौन सा रहेगा? mg रहेगा। पहली बात ये, कौन सा फोर्स रहेगा? mg फोर्स रहेगा। कितने सेपरेशन पे लगेगा? L/2 डिस्टेंस पे लगेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेगा। ये बात समझ में आई? इसका मतलब रोड का जो खुद का वेट है वो इस रोड को टॉर्क प्रोवाइड करेगा और इस टॉर्क के कारण जो रोटेशन होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा, ठीक, यानी इस डायरेक्शन में आपको अल्फा मिलेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब एक बात मुझे बताएं कि मैन और रॉड के बीच में जो फोर्स रहेगा वो हम किससे रिप्रेजेंट करें? वो आप नॉर्मल रिएक्शन से रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन से। और इसको आपने नाम दे दिया n, और यही n आपको कैलकुलेट करना है। फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉड ऑन मैन ए, क्लियर? तो रोटेशन होगा इसका। रोटेशन क्यों हुआ? बिकॉज वेट है, वेट के कारण ये रॉड नीचे जाने का ट्राई करेगा, नीचे जाएगा तो घूमेगा घूमेगा तो फिर अल्फा आएगा। अल्फा अगर आपको पता है तो ए सॉल्व किया जा सकता है, और ए अगर आपको पता है तो नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या इक्वेशन अप्लाई करें? सबसे पहला इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करें। सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कौन सा फोर्स इसको रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है? mg। रोड का खुद का वेट इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो mg मल्टीप्लाई बाय कितनी डिस्टेंस पर लगेगा? l/2 पर लगेगा। ठीक बात। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आना चाहिए? जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसी का आना चाहिए। कौन सा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है? ये जो रॉड है ये रोटेट करेगा नीचे की तरफ, तो इसके एक एंड से एक्सिस पास हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड कितना मिलता है? ml²/3 और अल्फा। क्या यहाँ से अल्फा सोल्व किया जा सकता है? ध्यान से देखो, m कैंसिल आउट, l कैंसिल आउट, तो अल्फा का वैल्यू रहेगा 3g/12। ये हमने अल्फा कैलकुलेट किया। और क्या चाहिए हमें? अब हमें चाहिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ACM। तो ACM सॉल्व किया जा सकता है r मल्टीप्लाई बाई अल्फा से। तो सेंटर ऑफ मास का हिंज पॉइंट से डिस्टेंस कितना? l/2, और अल्फा हमने कितना सॉल्व किया? 3g/12। l और l कैंसिल आउट, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना मिला? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रहा 3g/4। यह आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, कौन सी डायरेक्शन में होगा? ऑब्वियस बात है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, तो ये डायरेक्शन है ACM की। ठीक बात। अब क्या सॉल्व करना है? अब हमें सॉल्व करना है नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से समझना, कौन सा फोर्स यहाँ पे डोमिनेटिंग है? mg डोमिनेटिंग होगा या नॉर्मल डोमिनेटिंग होगा? ऑब्वियस बात है कि अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो mg डोमिनेटिंग होगा। तो डोमिनेटिंग फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, या ऐसा समझा जाए कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स यहाँ पे रहेगा mg माइनस n, वो किसके इक्वल आना चाहिए? m इंटू ACM के इक्वल आना चाहिए। तो mg माइनस n इज इक्वल टू m, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना? 3g/4 पुट कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 3g/4। सो mg माइनस 3mg/4 इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया mg/4, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक पॉइंट अब और आगे बढ़े कि अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया तो नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। आप इस बात पे ध्यान दें कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। इक्वेशन आप बिल्कुल NLM वाला अप्लाई कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे और n का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोट करें।